नमस्कार दोस्तों, वीकेंड विलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएलसी सर्किट की हमने क्लासेज स्टार्ट की थी। अब 3 टॉपिक जो सीरीज़ के थे वो मैंने आपको लाइव दिए थे और उनके न्यूमेरिकल की क्लास दे चुका हूँ। आरएल सीरीज़ हो गया, आरसी सीरीज़ हो गया, आरएलसी सीरीज़ हो गया। आरएलसी सीरीज़ के न्यूमेरिकल बाकी है, जब भी टाइम मिलेगा वो मैं आपको लाइव आकर करवाऊँगा। अभी 3 टॉपिक आरसी समांतर, आरएल समांतर, आरएलसी समांतर, ये 3 टॉपिक मैं आपको पूरा वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का अदल बदल हो गया ऐप में क्लासेस देने, उस वजह से तो थोड़ा सुबह का एक बार समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही समय मिलेगा फिर लाइव देंगे आपको, सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। पैरेलल सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सीरीज़ वाले सर्किट तो जनरली आपको और कहीं देखने को मिल भी जाते हैं ना। सो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। जब क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर आप यदि नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक सपोर्टिव कोर्स है। आइए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यानी अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, नंबर 4 सर्किट डाल दीजिए इसको, और आर एल समांतर सर्किट इसका टाइटल डाल दीजिए। यहाँ तक शायद सभी को दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहला सर्किट मैंने आपको करवाया था वो था आरएल सीरीज सर्किट, और कैसे इसमें घटक काम करते हैं वो हमने नोट किया था। आज बात करेंगे कि आरएल समांतर बनेगा कैसे, डायग्राम क्या होगा, फॉर्मूले क्या होंगे, एंड इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परिपथ के पावर फैक्टर पर कैसे फ़र्क पड़ेगा। सीरीज़ और समांतर, अब हो सके तो आप दोनों एक साथ लिखें, आई थिंक आप ज़्यादा समझ पाएंगे, और मैं दोनों में अंतर भी करवा दूंगा, खैर कोई बात नहीं, है ना। आइए यहाँ से देखो, सबसे पहले मान लीजिए ये है आपका आर, ये है आपका एल, यानी एक प्रतिरोधक एक इंडक्टर दोनों है। इन दोनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। मान लीजिए कि ये हमने यहाँ कर दिया, इनको पैरेलल में कनेक्ट। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या? क्या समझना था गुरुजी? डायग्राम ही तो बना है, लेकिन डायग्राम देखते ही नज़र आ रहा है ना कि आर और एल पैरेलल है। देखो भैया, ये रेजिस्टेंस है आर, ये इंडक्टर है एल, इसके द्वारा धारा प्रवाह में किया गया विरोध एक्सएल कहलाएगा। ये है सप्लाई वोल्टेज, यानी आरोपित वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज या टोटल वोल्टेज बोल सकते हो, वी। यहाँ से परिपथ में एक धारा प्रवाह होगा जिसको बोलेंगे टोटल करंट। ध्यान रखना, जिसके आगे आई आर, आई सी, आई एल ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं हो तो उसको अपने टोटल करंट कहा जाता है, ठीक है। ये शाखा यहाँ धारा आ रही है और 2 अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो रही है। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए, ये है आई एल, यानी इंडक्टर में से प्रवाहित धारा, और ये है आई आर, यानी कैपेसिटर में से प्रवाहित धारा। एंड जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, समांतर सर्किट है, इसलिए वोल्टेज का मान क्या होगा? समान, ठीक है। यानी जो वैल्यू अपने निकल करके आती है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी वी आर और वी एल के मान में कोई अंतर नहीं है। लिख देते हैं वैसे ही अलग अलग कि ये वी एल है और वी एस, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आओ कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट बहुत है, नोट कर लेना, कहीं पर चीज़ें काम बहुत आएगी। क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? देखो, सबसे पहली जो चीज़ आपको नोट करनी है ना, वो है इस परिपथ में अलग अलग करंट, धाराओं का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आई आर को लेकर चलते हैं और वो निकलेगा V/R से। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखो, वोल्टेज सप्लाई वाला होगा, वही दिया हुआ होगा,
और आर रजिस्टर का जो मान होगा वो आपको दिया हुआ है। इसी तरह से आपको आई एल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला लगेगा V/XL, यानी वोल्टेज में आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का भाग देना है, ना कि करंट का भाग देना है, रेजिस्टेंस का भाग देना है। समझ गए? दोनों की करंट आ गई ना। नंबर 3 फॉर्मूला आता है टोटल करंट का। तो टोटल करंट ये समांतर सर्किट है, इसमें डीसी की तरह योग नहीं होगा कि 3 एम्पीयर यहाँ से जा रही है, 4 एम्पीयर यहाँ से जा रही है तो दोनों को जोड़ दो 7 एम्पीयर हो गया। नहीं, ये एसी है, यहाँ आपको सदिश योग करना है। क्या करोगे? आई आर की स्क्वायर प्लस आई एल की स्क्वायर और दोनों का अंडरूट निकाल दो। ठीक है, यानी दो अलग अलग धाराएं आपने निकाली और दोनों अलग अलग करंट का आपको क्या करना है? सदिश योग कर देना है। जैसे ही सदिश योग करोगे तो आपको परिपथ की टोटल करंट मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो श्रीमान, 2 फॉर्मूले और भी बनते हैं। हो सकता है ना वो टोटल करंट और रजिस्टर की करंट दे दे और आपको कहें कि बताइए इंडक्टर की धारा कितनी है। तो क्या करना है? टोटल करंट की स्क्वायर माइनस रजिस्टर की करंट का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ से आपको रजिस्टर की करंट निकालना पड़ जाए तो टोटल करंट की स्क्वायर माइनस इंडक्टर की करंट का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। बताओ बात समझ में आई क्या? ये था टोटल करंट ज्ञात करने का। अब आओ यहाँ पर ज्ञात करते हैं अपने इम्पीडेंस। देखो समांतर क्रम में इम्पीडेंस ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका तो है Z = V/I, टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट। सबसे आसान फॉर्मूला होता है, आप इसका उपयोग करें तो एकदम सही उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे तरीके से मिलान करें तब भी 2 फॉर्मूले और हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है कि समांतर में 2 प्रतिरोध होते हैं। डीसी में तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? R1 × R2 बटे R1 + R2। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हो। 2 रेजिस्टेंस कौन से हैं फिर? R × XL, यानी R1 × R2 हो गया। भाग देना है R1 + R2 का, लेकिन इतना सा अंतर है कि ये AC है, इसलिए यहाँ आपको सदिश योग नहीं करना। क्या है? सदिश योग ना करके आपको क्या करना है? दोनों का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके दोनों का अंडर रूट लगा देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी R1 × R2 और R1 प्लस, तो जो सदिश करना है उसमें R2 की जगह आएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप मिलान कर सकते हो। ये आपका इम्पीडेंस और इस फॉर्मूले से आपका इम्पीडेंस, दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। एक फॉर्मूला और भी है, मैं बता तीनों इसलिए रहा हूँ, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं में से समांतर के लिए इम्पीडेंस ज्ञात करने का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक फॉर्मूला ये और है, 1/Z = 1/R का होल स्क्वायर प्लस 1/XL का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का अंडर रूट। ठीक है ना? बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये थे आपके 1 2 3 4 4 फॉर्मूले। इम्पीडेंस के 3 फॉर्मूले, करंट के लिए टोटल 3 फॉर्मूले बनते हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जब आपने इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया ना तो आपको इस परिपथ का पावर फैक्टर बताना है। समांतर में पावर फैक्टर के लिए आप या तो फॉर्मूला लगाएंगे Z/R, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या फिर G/Y उत्तर लिखना तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे रखा है तो मुझे लगता है R और Z ही देता है जनरली, इसलिए Z/R करना। समांतर में R/Z मत कर देना, उत्तर गलत हो जाएगा। वैसे तो देखो मैंने कई बार बताया, जिन बच्चों ने अच्छे से चीज़ें पढ़ी है ना उनको तो समझ में आता है कि पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक कभी नहीं आता। समांतर में यदि आप R/Z कर दोगे तो उत्तर 1 से ज़्यादा आएगा, इट मीन्स आंसर गलत हो गया। नेगेटिव कभी नहीं आता, मोर देन 1 कभी नहीं होता। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, पावर फैक्टर कैसा होगा तो वो हमेशा लैगिंग होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडक्टिव है, पावर फैक्टर लैगिंग ही आएगा, लेकिन आएगा वही Z/R और इकाई से कम आएगा। ठीक है, बाकी सारे घटक तो फिर है ही वो। वास्तविक शक्ति की गणना कैसे करोगे,
यानी वाट में, तो वही वी आई कोस फाई, और अपरेंट पावर के लिए वी आई, और रिएक्टिव पावर के लिए वी आई साइन फाई, है ना। बताओ बात समझ में आई क्या यहाँ तक। ये है टोटल फॉर्मूले समांतर क्रम के। मुझे नहीं लगता कि इन फॉर्मूले में आपको कोई इश्यू है क्या, अब समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अगर आपको टाइम पर फॉर्मूला याद आ जाता है तो फिर तो कहीं एरर आएगा ही नहीं, गलती तो कहीं आएगी नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं श्रेणी और समांतर में अंतर बता रहा हूँ, फिर इसका वेक्टर डायग्राम बताऊँगा। आर एल समांतर का वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको श्रेणी और समांतर में थोड़ा सा अंतर बता रहा हूँ, दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंस आती है। और क्योंकि एक सवाल ये भी कई बार उठता है कि यदि इंडक्टेंस का मान बढ़ जाए, यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाए तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि श्रेणी क्रम में जो परिपथ में आगे पीछे मान चलता है ना, वो है वोल्टेज, क्योंकि धारा समान होती है। समांतर में जो आगे पीछे घटक बदलता है वो है करंट, क्योंकि करंट अलग अलग होता है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। एक्सएल जो है ना, ये 2πfl से निकलेगा। इट मीन ये फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के समानुपाती है। ये कन्फर्म हो गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक्सएल बढ़ता है। लेकिन अब आपको दो चीज़ें देखनी है। एक्सएल बढ़ने से सीरीज वाले सर्किट में क्या होगा, वी एल का मान बढ़ेगा, क्योंकि वी एल और वी आर ही तो अलग अलग हो रहे हैं ना। आई एल और आई आर में तो कोई फ़र्क नहीं है, श्रेणी क्रम है, धारा बराबर चल रहा है। वी एल बढ़ता है, वी एल बढ़ने का मतलब हो गया कि परिपथ और ज़्यादा इंडक्टिव होगा, मतलब पहले की अपेक्षा और ज़्यादा इंडक्टेंस पैदा होगा उसमें। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेपर में सवाल आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर परिपथ क्या होगा, तो परिपथ मोर इंडक्टिव होगा। मोर इंडक्टिव बोले तो ये कह सकते हो कि पावर फैक्टर और घटेगा। अब आ जाओ श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, लेकिन एक्सएल बढ़ने से पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि आई एल पर फर्क पड़ता है, वी एल पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। लाइन इंडक्टर की वोल्टेज पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो कितनी है, जितनी सप्लाई वोल्टेज है उतनी तो है, समांतर में तो समान रहता है। तो यहाँ आई एल पर फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा, एक्सएल बढ़ने से आई एल घटता है। आई एल घटने का मतलब क्या हुआ, सर्किट मोर रेजिस्टिव हो गया, प्रतिरोधी ज़्यादा हो गया, इंडक्टेंस का गुण घटता है। अब बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आर एल सर्किट में लेगिंग पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, जबकि आर एल समांतर में इकाई पावर फैक्टर की ओर जाने का प्रयास करेगा। ठीक बात है, समझ में आई कि नहीं। दोबारा बताऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा परिपथ में, ये डिसाइड करेगा कि सर्किट सीरीज है कि पैरेलल है। बस इतना सही है भाई। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने केवल रट रखा होता है, बोले गुरुजी एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल ज़्यादा है तो बोले परिपथ का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, परिपथ का पावर फैक्टर घटेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार एक्सएल ज़्यादा होने से परिपथ कैपेसिटिव भी कहलाएगा। कब कहलाएगा, पैरेलल में। कोई बात नहीं, टॉपिक आएगा तो मैं बताऊँगा। आ जाओ इसका वेक्टर बनाते हैं। देखो समांतर में जो वेक्टर की संदर्भित राशि होती है ना, वो वोल्टेज होती है, क्योंकि वोल्टेज समान रहता है। यानी इस लाइन पर अब एक वोल्टेज नहीं 3 वोल्टेज लिखी हुई है। कौन कौन सी गुरुजी, वोल्टेज सप्लाई वाला भी यही है, वोल्टेज रेजिस्टर वाला भी यही है, और वोल्टेज इंडक्टर का भी यही है। बात समझ में आई, क्योंकि तीनों वोल्टेज बराबर है, एक ही लाइन पर शो करवानी है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें करंट की बात करते हैं। देखो प्रतिरोध में चलने वाली धारा हमेशा इन फेज होती है, तो यहीं चलेगी कि नहीं, यहीं चलेगी कि नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी आई आर का मान तो यहीं होगा कि नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ लिख दूँ आई आर,
अब देखो इंडक्टर में जो धारा होती है ना वो हमेशा वोल्टेज से पीछे होती है, और हम तो ये मानते हैं कि वो 90 डिग्री पीछे है। देखो यहाँ वोल्टेज है तो 90 डिग्री पीछे दिखाओगे तो IL को कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर। बताओ बात समझ में आई है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी कि एक बार RL श्रेणी क्रम और RL समांतर क्रम दोनों के वेक्टर डायग्राम एक साथ बना लेना, ताकि आप चीज़ों को बहुत बड़े तरीके से समझ पाओ। क्यों समझा रहा हूँ मैं, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर करंट रखी हुई थी, VL को यहाँ लिखा था गुरुजी, तो संबंध एक ही था, VL से IL पीछे ही था। आज भी देखो VL से IL पीछे ही है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया, ये डिसाइड कर रहा है परिपथ कैसा है। अब देखो इन दोनों करंट को आप जहाँ मिला दोगे ना ऐसे, बस वही सप्लाई करंट कहलाएगी। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये जो करंट और वोल्टेज के बीच थीटा होगा ये डिसाइड करेगा कि परिपथ का पावर फैक्टर कितना है। इतनी दूर की बात समझ में आ गई। अब यहाँ अंतर सुन लो, समांतर सर्किट में VR और VL के बीच फेज अंतर कितना है, 0 डिग्री का है, दोनों एक ही लाइन पर है। अगर श्रेणी RL होता ना तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का अंतर था। बात समझ में आ गई। प्रतिरोध की वोल्टेज हो या इंडक्टर की वोल्टेज हो, उसका किसी भी करंट के अलावा रेजिस्टर की करंट के साथ अगर देखते हैं तो अंतर हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो बात एक ही होगी ना, किसी का भी पूछ सकता है वो। यानी रेजिस्टेंस की वोल्टेज दे या इंडक्टर की वोल्टेज दे और रेजिस्टर की धारा का पूछे तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही कहलाएगा। रेजिस्टर वाली है 0 कहलाएगा, सॉरी यही वाली है ना। IR VR VL इनमें से किसी में पूछिए, देखो सारे एक ही लाइन पर है ना, तो इनमें 0 डिग्री का ही फेज अंतर कहलाएगा। अब मैं ये बता रहा था, किसी भी वोल्टेज का यानी VL और IL का पूछे तब भी 90 डिग्री है, VR और IL का पूछे तब भी 90 डिग्री का है। ठीक बात है। अब परिपथ में वो कई बार ये पूछ लेता है कि कौन किससे आगे है कौन किससे पीछे, तो वो बता रहा हूँ। I जो है ना परिपथ की टोटल करंट, वो IR से पीछे होती है यानी लैगिंग होती है, जबकि IL से आगे होती है। ये पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो में आया था, कैपेसिटिव सर्किट का आया था, खैर इसका तो नहीं आया था, पर फिर भी सुनो। सवाल ये पूछ रहा है अब यहाँ से आपसे कि RL समांतर सर्किट में रेजिस्टर में से प्रवाहित होने वाली धारा सप्लाई धारा से, हम जनरली ये सोचते हैं कि रेजिस्टर की करंट है वो तो हमेशा इन फेज ही होती है, करंट वोल्टेज के साथ इन फेज होती है। सवाल में दोनों धाराएं पूछी हुई थी, हालांकि वो चीज़ें बाद में समझ में आती है जब क्वेश्चन 2-4 बार देखते हैं तब। फिर भी अब दोबारा ध्यान से सुन लो आप क्या कह रहे हैं। वो रेजिस्टर की धारा सप्लाई करंट से तो आगे होती है हमेशा, जबकि इंडक्टर की धारा है वो सप्लाई करंट से पीछे है। यानी अब वो रेफरेंस किसको पूछ रहा है वो ध्यान रखो। देखो यहाँ मैंने क्या किया है, इस करंट को पूछा है तो ये करंट देखो इससे पीछे है जबकि इससे आगे है, तो मैंने लिखा ये है। पेपर में उल्टा भी आ सकता है, ध्यान रखना। IR I से पूछ रहा है यानी रेजिस्टर वाली जो है वो है। अब ये चीज़ें आपको रट्टे नहीं मारनी है, मैं बताऊँ। रट्टे मारोगे तो रट्टे मारते रहना, याद नहीं रहेगी चीज़ें। आप तो ये डायग्राम बनाना सीख लो, और भाई जिस दिन ये सीख गए ना अपने आप बना लोगे, बस सारे सवालों के उत्तर दे दोगे। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो मेरे से दोनों की आगे पीछे लैंग्वेज कैसे करके पूछे उत्तर आ जाएगा। मैं ये कहूँ कि रेजिस्टर की धारा सप्लाई करंट से, तो आपको दिख रहा है ना आगे। मैं ये कहूँ कि सप्लाई करंट रेजिस्टर की करंट से, तो दिख रहा है ना पीछे। बस मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ करवाई है। बताओ बात समझ में आ गई क्या। अगर चीज़ें समझ में आई है तो पहला काम आपका लाइक करना है, दूसरा काम इस क्लास को शेयर करना। कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, हो सके तो एक आध टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दो भाई। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। जल्द ही इसके न्यूमेरिकल्स
आपको प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूमेरिकल की क्लास आपको देंगे, और पहले RLC सीरीज़ के न्यूमेरिकल देंगे, वो बाकी है। चलिए अभी के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।